नमस्कार। आज के इस हिस्टोरिकल एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के उस दौर पर बात करने वाले हैं जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। मुगल और मराठा साम्राज्य के बीच का वो बेहद गहरा और उलझा हुआ टकराव। हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर इस बात का विश्लेषण करेंगे कि कैसे दो पूरी तरह से अलग विचारधाराएं और सिस्टम एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे इस गहराई में उतरते हैं। आपने शायद हाल ही में खबरों में देखा होगा, नागपुर में काफी सार्वजनिक आक्रोश देखने को मिला, जहां छत्रपति संभाजीनगर के खुलदाबाद में मौजूद 17वीं सदी के औरंगजेब के मकबरे को गिराने की मांगें उठीं। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से आज इस विवाद की क्या वजह है। असल में आज के इस गुस्से की जड़ें 17वीं सदी के उसी बेहद जटिल इतिहास में दबी हुई हैं। और सच कहूं तो उस पुराने इतिहास को समझे बिना हम आज की इन घटनाओं को पूरी तरह से डिकोड कर ही नहीं सकते। अब चूंकि ये इतिहास थोड़ा सा सघन है, इसलिए चीज़ों को बिल्कुल साफ और आसान रखने के लिए हम इस पूरे एक्सप्लेनर को इन 5 हिस्सों में बांटने वाले हैं। पहला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दूसरा, औरंगजेब की नीतियां। तीसरा, मराठों का उदय। चौथा, शिवाजी का प्रशासन। और आखिर में संघर्ष और उत्तराधिकार। तो हमारा पहला अध्याय है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, या कहें कि 17वीं सदी की रूपरेखा। आगे बढ़ने से पहले उस वक्त के राजनीतिक मंच को समझना बहुत जरूरी है, जहां यह पूरी ऐतिहासिक फिल्म चल रही थी। देखिए, औरंगजेब, जिसे आलमगीर भी कहा जाता था, वो मुगलों का छठा सम्राट था। अपने ही भाइयों जैसे दारा शिकोह को उत्तराधिकार की एक खूनी जंग में रास्ते से हटाने के बाद वो 1658 में तख्त पर बैठा। औरंगजेब एक तरह से मुगलों का आखिरी सबसे ताकतवर शासक था। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ जहां उसी के राज में मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े भौगोलिक आकार तक फैला, वहीं दूसरी तरफ इसी साम्राज्य ने इतिहास के सबसे भयंकर आंतरिक विद्रोह भी झेले। मतलब साम्राज्य जितना बड़ा हो रहा था, अंदर से उतना ही सुलग भी रहा था। और यही हमें हमारे दूसरे हिस्से पर ले आता है, औरंगजेब की नीतियां, उसका केंद्रीकरण और रूढ़िवाद। दिल्ली से जो सख्त नीतियां लागू की जा रही थी, वो पूरे उपमहाद्वीप में कैसे असंतोष की आग भड़का रही थी, चलिए देखते हैं। औरंगजेब ने अपने शासन में रूढ़िवादी सुन्नी इस्लाम का बहुत सख्ती से पालन किया। मिसाल के तौर पर 1679 में उसने गैर मुसलमानों पर जजिया कर दोबारा थोप दिया, जिसे ऐतिहासिक स्रोतों में एक स्पष्ट भेदभावपूर्ण कदम माना गया है। फिर 1669 के फरमान आए। काशी विश्वनाथ और केशवदेव जैसे प्रमुख हिंदू मंदिरों को गिराने के सीधे आदेश, और इसी दौर में 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी को मृत्युदंड दिया गया। इसके अलावा प्रशासन को चलाने के लिए फतवाए आलमगीरी के रूप में इस्लामी कानून लागू किए गए। इन सभी नीतियों का एक ही नतीजा हुआ, पूरे देश में क्षेत्रीय शक्तियों और सिखों के बीच एक जबरदस्त सशस्त्र प्रतिरोध भड़क उठा। अब इस पॉइंट के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि औरंगजेब का रूढ़िवाद सिर्फ धर्म तक ही सीमित नहीं था। उसने अपनी मिलिट्री को भी पूरी तरह से मुट्ठी में कर लिया। उसने दाग और चेहरा जैसी पुरानी प्रणालियों को इतनी कड़ाई से लागू किया कि मनसबदारों की अपनी कोई आर्थिक आज़ादी बची ही नहीं। इसका सीधा सा मकसद था कि सेना के अधिकारी पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर रहें और कोई बगावत करने की सोच भी ना सके। लेकिन इसका सबसे बुरा असर किस पर पड़ा? आम जनता पर। जब्ती प्रणाली को ही ले लीजिए। ये मुगलों की इतनी कठोर टैक्स व्यवस्था थी कि जरा सोचिए, अगर अकाल पड़ जाए या फसल पूरी तरह तबाह हो जाए, तब भी किसानों को वही भारी टैक्स देना ही होता था। ऊपर से लगातार युद्ध चल रहे थे, खेती में कोई पैसा लगा नहीं रहा था। नतीजा, खाद्यान्न की भयानक कमी। किसान इस कदर टूट गए थे कि उनके पास हथियार उठाने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा था। चलिए अब चलते हैं तीसरे अध्याय की ओर, मराठों का उदय। ये देखना वाकई कमाल का है कि कैसे दक्कन का वो इलाका मुगल साम्राज्य की इस बाढ़ के आगे एक बहुत बड़ी भौगोलिक और सांस्कृतिक दीवार बनकर खड़ा हो गया। देखिए, 17वीं सदी में मराठों का उदय रातों रात हुआ कोई चमत्कार नहीं था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने दक्कन में कमजोर पड़ती आदिलशाही और मुगल सत्ता की कमजोरी को बहुत सही समय पर भांप लिया था। मुगलों के पास भले ही अथाह संसाधन और एक विशाल सेना थी, लेकिन मराठों ने पश्चिमी घाट के बीहड़ इलाकों और अपने अजेय पहाड़ी किलों को अपना हथियार बना लिया। उनकी गुरिल्ला युद्ध रणनीति मुगलों की भारी भरकम सेनाओं पर भारी पड़ रही थी। और सबसे अहम बात, संत तुकाराम और समर्थ रामदास जैसे भक्ति संतों ने उस वक्त समाज को जिस तरह से जोड़ा, उसने मराठों को एक ऐसी सांस्कृतिक एकता दी जिसे मुगलों की तलवारें नहीं काट सकी। आते हैं हमारे चौथे अध्याय पर,
शिवाजी का प्रशासन, एक संप्रभु राज्य का निर्माण। अक्सर हम शिवाजी महाराज को सिर्फ एक महान योद्धा के रूप में याद करते हैं, पर असल में अहमदनगर के मलिक अंबर से प्रेरित होकर उन्होंने जो प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया वो किसी मास्टर क्लास से कम नहीं था। और ये इस बात को बेहद शानदार तरीके से समझाता है कि उनका प्रशासन कितना व्यवस्थित था। इसे अष्टप्रधान कहते थे, 8 मंत्रियों की परिषद। आप इसे आज की आधुनिक कैबिनेट से जोड़कर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री की तरह पेशवा, वित्त व्यवस्था संभालने के लिए अमात्य, सेना के लिए सेनापति और विदेश नीति के लिए सुमंत। हर किसी का काम बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। ये सिर्फ एक राज्य नहीं था, ये बाकायदा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था। प्रशासन चलता है अर्थव्यवस्था से, है ना? तो जरा इन दोनों प्रणालियों की तुलना करके देखिए। एक तरफ मुगलों का जब्ती सिस्टम था जो बिचौलियों के जरिए किसानों का खून चूस रहा था। दूसरी तरफ शिवाजी महाराज ने जागीरदारी व्यवस्था ही खत्म कर दी और रैयतवाड़ी लेकर आए। उन्होंने काठी नाम की एक छड़ी से जमीन का बिल्कुल सटीक मापन करवाया, भ्रष्ट बिचौलियों या मीरसदारों को किनारे किया और सीधे किसानों से जुड़े। जाहिर है, जब आप किसान का फायदा सोचेंगे तो वो राज्य के लिए अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटेगा। इस मजबूत राजस्व प्रणाली के अलावा अगर आपने यूपीएससी या इतिहास की किताबें पढ़ी हैं तो आपने इन 2 शब्दों के बारे में जरूर सुना होगा, चौथ और सरदेशमुखी। सीधे शब्दों में चौथ पड़ोसी गैर मराठा इलाकों से वसूला जाने वाला 25% का प्रोटेक्शन टैक्स था और सरदेशमुखी उसी पर लगने वाला 10% का सरचार्ज। इन्हीं 2 अहम टैक्सों ने मराठों को वो आर्थिक ईंधन दिया जिससे वो महाराष्ट्र से बाहर निकलकर एक विशाल साम्राज्य बन सके। और ये एक ऐसा फैक्ट है जो आज भी बहुत लोगों को हैरान कर देता है। शिवाजी महाराज की दूरदृष्टि देखिए। उन्हें उस जमाने में ही अंदाजा हो गया था कि भविष्य में समुद्र की अहमियत क्या होने वाली है। इसलिए उन्होंने बाकायदा भारत की पहली समर्पित नौसेना बनाई। इसके अलावा उनकी सेना का अनुशासन गजब का था। यहां तक कि साधारण पैदल मावली सैनिकों को भी नकद वेतन मिलता था, जिससे सेना में भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। और अब हम पहुंच चुके हैं हमारे आखिरी अध्याय पर, संघर्ष और उत्तराधिकार। 17वीं सदी का वो क्लाइमैक्स जहां ये दोनों महाशक्तियां सीधे सीधे आपस में टकरा गईं। घटनाओं की इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। कहानी 1657 के छापों से शुरू होती है, फिर 1659 में पुणे में मुगल सूबेदार शाइस्ता खान को धूल चटाना, 1665 में राजा जयसिंह के दबाव में आकर पुरंदर की संधि करना, जहां कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। लेकिन फिर 1666 का वो फिल्मी एकदम नाटकीय आगरा एस्केप, जब शिवाजी और संभाजी औरंगजेब की आंखों में धूल झोंककर निकल भागे। इस एक घटना ने दक्कन में मुगलों की जड़ें हिला दी। और फाइनली 1674 में शिवाजी महाराज का छत्रपति के रूप में भव्य राज्याभिषेक। कई बार लगता है कि महान नेता के जाने के बाद साम्राज्य बिखर जाते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। 1681 में जब शिवाजी महाराज के बड़े बेटे संभाजी महाराज गद्दी पर बैठे तो उन्होंने भी घुटने नहीं टेके। महज 16 साल की उम्र में पहली जंग लड़ने वाले संभाजी ने आते ही मुगलों के सबसे अहम गढ़ बुरहानपुर पर धावा बोल दिया। उनकी लगातार गुरिल्ला रणनीति से औरंगजेब को यह समझ आ गया था कि ये लड़ाई अभी बहुत लंबी चलने वाली है। लेकिन 1689 में इतिहास एक बेहद दर्दनाक मोड़ लेता है। संभाजी महाराज को उनके अपनों ने ही धोखा दे दिया। उनके साले गणोजी शिर्के ने संगमेश्वर में उन्हें और उनके सलाहकार कवि कलश को मुगलों ने बंदी बना लिया। उन पर औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करने का भरपूर दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद 11 मार्च 1689 को तुलापुर में उन्हें क्रूर यातनाएं देकर फांसी दे दी गई। मुगलों को लगा था कि इस खौफ से मराठे टूट जाएंगे, पर असल में इस घटना ने मराठों के गुस्से को और भी ज्यादा भड़का दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कड़ी कैसे जुड़ती है। लीडर के जाने के बाद भी ये कारवां रुका नहीं। संभाजी महाराज के बाद राजा राम ने गिंजी किले से मुगलों की नाक में दम किया। फिर महारानी ताराबाई ने एक संरक्षिका बनकर बहुत ही कमाल का नेतृत्व किया। और आखिरकार 1713 में जब शाहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया तो वहां से मराठा इतिहास के एक नए पेशवा युग की शुरुआत हुई। इसी अटूट उत्तराधिकार की वजह से मराठे औरंगजेब की जिंदगी से भी आगे तक डटे रहे। और इसी के साथ हमारे सामने एक बहुत बड़ा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल खड़ा होता है, आखिर कैसे एक क्षेत्रीय सीमित संसाधनों वाले प्रतिरोध ने अपने गजब के प्रशासन और कभी न टूटने वाले हौसले से उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर मुगलों को स्थायी रूप से तोड़ कर रख दिया। मराठों की इस लंबी लड़ाई ने सिर्फ मुगलों को ही पीछे नहीं धकेला, बल्कि सच कहें तो इसी ने आगे चलकर हमारे आज के आधुनिक भारत के पूरे नक्शे और राजनीतिक ढांचे की रूपरेखा तय की।
आपको क्या लगता है, इतिहास के पन्नों में दर्ज इस स्वाभिमान की लड़ाई से आज के समय में हम क्या सीख सकते हैं? इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।